नमस्कार दोस्तों। यूपी टेट के अगले वीडियो में हम आ गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। अभी यहाँ से नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट यहाँ से स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया था। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ जो है शरीर का जो विकास होता है उसको ग्रोथ बोलते हैं, और शरीर के साथ साथ मन का, मस्तिष्क का और इमोशंस का, भावनाओं का, ये सब जो सामाजिकता का जो विकास होता है इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में हम आगे चलते हैं। और हमने जो है बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट जो होता है, जीन्स के क्या रोल होते हैं शरीर के विकास पे, शरीर का जो विकास होता है वो कैसे जीन्स के द्वारा निर्धारित होता है पहले से ही, कि किस व्यक्ति का विकास किस दिशा में और किस पैटर्न पे होना है। ठीक है, तो ये जीन्स के द्वारा पहले ही निर्धारित होता है। अब यही सब को आधार बना के हम इस अगले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। तो इसमें जो नेचर है, प्रकृति, वो आनुवंशिकता को कहते हैं। ठीक है, और जो नर्चर है वो हमारे जो समाज का जो परिवेश है, बच्चा जिस परिवेश में बड़ा होता है, जिस परिवेश में उसको रखा जाता है, इसको नर्चर कहते हैं। ठीक है, नेचर तो एक ये हो गया कि बच्चा पैदा हुआ कुछ संभावनाओं को लेकर के। ठीक है, तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ के साथ बच्चा पैदा हुआ, अच्छी संभावनाओं के साथ बच्चा पैदा हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई ऐसे पुरुष और महिला हैं जो शारीरिक रूप से काफ़ी फिट हैं और जो शारीरिक रूप से काफ़ी स्वस्थ और मजबूत हैं। ठीक है, तो उनका बच्चा अगर पैदा होता है तो संभव है कि उस बच्चे में जो जीन्स होंगे वो बहुत ऐसे होंगे कि वो बच्चा आगे चल के काफ़ी हेल्दी और फिट रहेगा। ठीक है, लेकिन ये तो उसका नेचर हो गया। ठीक है, ये उसकी प्रकृति होगी, उसका नेचर हो गया। लेकिन नर्चर यानी कि उसका जो है इन्वायरमेंट जो है, हो सकता है कि ऐसा मिले, उसका नर्चर ऐसा मिले कि हो सकता है कि उसे सही पोषण नहीं ना मिले। ठीक है, जीन उसके हैं कि वो बच्चा बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छे कदकाठी का बन सकता है, लेकिन अगर उसको अच्छा पोषण नहीं मिलेगा, ठीक है, नर्चर अगर उसको अच्छा नहीं मिलेगा, उसको अच्छा पोषण नहीं मिलेगा, उसको अच्छी देखभाल नहीं मिलेगी, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, ऐसे मतलब लाइफ स्टाइल में उसको रहना पड़ेगा जहाँ पे वो ज़्यादा बीमार पड़े, अगर वो नशा वगैरह करने लगता है तो फिर जा कर के उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, जबकि उसके जीन्स काफ़ी मजबूत हैं उसके बावजूद भी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो विकास होता है, विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम नहीं है, केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि माता पिता से आपको जीन्स में क्या मिला है, बल्कि यह नेचर, हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, और इन्वायरमेंट, नर्चर यानी कि जिस माहौल में आपको रखा जा रहा है, ये दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो जो एक मिनट हाँ, तो जो विकास होता है, विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम नहीं है, यह नेचर और नर्चर, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का गुणनफल है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसको शिक्षा में कैसे वो करते हैं। तो आनुवंशिकता के ज्ञान से आप छात्रों की जन्मजात क्षमताओं और सीमाओं को पहचान सकते हैं और अपनी टीचिंग मेथड से उसके अनुरूप उन्हें ढाल सकते हैं। विकास की प्रक्रिया में वातावरण, जिसे पोषण भी कहा जाता है, एक अत्यंत प्रभावशाली बाह्य कारक है। ठीक है, स्रोतों के अनुसार वातावरण का अर्थ उन सभी उद्दीपकों और बाह्य शक्तियों के योग से है जो एक व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ठीक है, वातावरण का अर्थ उन सभी उद्दीपकों और बाह्य शक्तियों से है, यानी कि आप जन्म होने के बाद से और मृत्यु तक आप जिस माहौल में रहते हैं, जो चीज़ों से आपका इंटरेक्शन होता है, जिससे मेल जोल होता है, जो चीज़ आप
खाते पीते हैं, जिस माहौल में जिस तरह की आपकी लाइफ स्टाइल दिनचर्या होती है, वो सब आपके नेचर के अंतर्गत आता है। ठीक है, वातावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए अब वातावरण गर्भाशय के भीतर और बाहर, ठीक है, जन्म से पहले और जन्म के बाद का वातावरण। तो गर्भाशय के भीतर का वातावरण, ठीक है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो विकास वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, विकास जो है जब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ होता है, माँ के पेट में होता है, तभी से स्टार्ट हो जाता है। अब इसका जो है आगे पढ़ते हैं। एक बालक का विकास गर्भधारण के समय से ही प्रभावित होने लगता है। माता द्वारा ग्रहण किए गए पोषण की गुणवत्ता और मात्रा भ्रूण के विकास को निर्धारित करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आता है टेरोजेंस। ठीक, टेरोजेंस, ठीक है, ये वे पर्यावरणीय कारक है जो विकास में दोष उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे हानिकारक विकिरण, नशीले पदार्थ या माता की बीमारियाँ। ठीक है, जैसे रूबेला, HIV। तो जैसे कोई बच्चा जब भी गर्भ में है तो अगर माता को किसी हानिकारक रेडिएशन यानी विकिरण से अगर वो ग्रसित हो जाती हैं, या फिर नशीले पदार्थ से उनको की आदत लग जाती है, या फिर उनको कोई बीमारी है, तो उसके आधार पे बच्चे का विकास जो है गर्भ में रुक सकता है। ठीक है, अन्य कारक, एक ही बच्चा है या अधिक, जैसे ट्विंस या 2 बच्चे हैं तो उनको पोषण ज़्यादा चाहिए, कम पोषण मिलेगा तो उनका विकास बाधित हो सकता है। डिलीवरी नॉर्मल होती है कि एबनॉर्मल होती है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। आगे चलते हैं। अब पैदा होने के बाद का जो वातावरण होता है, ठीक है, तो भौतिक वातावरण, शुद्ध हवा, खुला स्थान, संतुलित आहार, चिकित्सा देखभाल, ये सब मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो विकास बाधित हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, माता पिता की देखभाल, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, विद्यालय की गुणवत्ता और साथियों के समूह, पीयर ग्रुप्स। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पे ब्रेफेन ब्रेनर के अनुसार बालक अपने वातावरण के विभिन्न स्तरों जैसे माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम और एक्सो सिस्टम के बीच अंतःक्रिया करता है। ठीक है, ये ब्रेफेन ब्रेनर का जो है सिद्धांत है, माइक्रो सिस्टम, मेसो और एक्सो सिस्टम। ठीक है, तो माइक्रो सिस्टम क्या होता है, जो बिल्कुल इमीडिएट वातावरण होता है। एक बच्चा है तो बच्चे का जो परिवार हो गया वो माइक्रो सिस्टम हो गया। ठीक है, मेसो सिस्टम जो होता है वो उससे थोड़ा सा बाहर का एक सर्किल होता है। ठीक है, सबसे बीच में माइक्रो सिस्टम, फिर मेसो सिस्टम और सबसे लास्ट में एक्सो सिस्टम हो गया। ठीक है, तो माइक्रो सिस्टम क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे का परिवार हो गया, बच्चे के दोस्तों के जो बच्चे से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। मीसो सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके माता पिता कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, और या फिर कोई अगर बिजनेस व्यवसाय करते हैं, तो अगर व्यवसाय में मंदी आ गई या फिर उनकी जॉब चली गई तो उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाएगी। आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाएगी तो इससे बच्चे के विकास पे प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि उन्हें अच्छी इनकम ना हो रही हो, तो अब वो बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल पाएँ, उसको अच्छा पोषण ना मिल पाए, तो ये मेसो सिस्टम हो गया। ठीक है, मेसो सिस्टम। एक्सो सिस्टम, जैसे जिस देश में बच्चा रह रहा है उस देश में युद्ध आ गई, कोई कोरोना जैसी आपदा आ गई, तो उसके कारण भी बच्चे का विकास रुक सकता है। जैसे जब कोविड आया था, लॉकडाउन लगा था, तो बहुत सारे बच्चे 2-3 साल तक स्कूल ही नहीं जा पाए थे। तो उस समय जो बच्चे क्लास 1, 2, 3 में पढ़ रहे होंगे, जिनको अभी पढ़ना लिखना और जोड़ घटाना ये सब सीखने की उम्र थी, वो सब तो लॉकडाउन में ही निकल गया, तो उसका भी प्रभाव बच्चों के विकास पे पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रकृति बनाम पोषण विवाद, यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण विवाद है। ठीक है, प्रकृति, इसका तात्पर्य उन गुणों से हो जो हम आनुवंशिकता के माध्यम से अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, और पोषण, यह उन पर्यावरणीय प्रभावों को संदर्भित करता है जो बालक के पालन पोषण, अनुभव और सामाजिक परिवेश से प्राप्त होते हैं। ठीक है,
मनुष्य के व्यवहार उनके जीन्स द्वारा निर्धारित होते हैं या वातावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। तो जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि हाँ, बच्चे का व्यवहार कैसा होगा, बच्चा कैसा होगा, कितना प्रतिभावान होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस खानदान से है। ठीक है। और कोई ये कहता है कि नहीं, खानदान महत्वपूर्ण नहीं है, जो माहौल उसे मिल रहा है वो माहौल महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यही इस विवाद का केंद्र है। अब आधुनिक निष्कर्ष तो हम ऊपर देख ही चुके हैं कि जो विकास है वो नेचर और नर्चर दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है। तो ये वुड्सवर्थ के अनुसार विकास नेचर और नर्चर का गुणनफल होता है। ठीक है। ये चीज़ जो है वुड्सवर्थ के बारे में, और ये जो दिया गया जो सूत्र है ये डायरेक्ट ही यूपी टेट में कई साल, मुझे लग रहा है कम से कम 2 बार ये पूछा जा चुका है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी पूछा जा चुका हो ये सवाल को। ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, वुड्सवर्थ का ये स्टेटमेंट है कि जो विकास होता है वो नेचर यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है। आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। ओके। देखिए उदाहरण देख लीजिए, यदि समान जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में पाला जाए, जैसे एक को गांव में और दूसरे को शहर में, तो उनकी शारीरिक संरचना समान रह सकती है, लेकिन उनकी भाषा का विकास, सामाजिक व्यवहार और संज्ञानात्मक क्षमता में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। ठीक है। पोषण आनुवंशिकता द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर बालक के अधिकतम विकास को संभव बनाता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि आनुवंशिकता जो है एक मैक्सिमम लिमिट सेट करती है कि बच्चे का हाइट इतना ही बढ़ सकता है। अगर उसको पूरा पोषण मिलेगा तो उतना हाइट बढ़ेगा, नहीं तो उससे कम ही हाइट उसका रह जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रेफेनब्रेनर ने मानव विकास को समझने के लिए बायो इकोलॉजिकल मॉडल, जैव पारिस्थितिक मॉडल विकसित किया। यह मॉडल स्पष्ट करता है कि विकास केवल जैविक कारणों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल के बीच होने वाली अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है। अब देखिए ये तीनों जो सिस्टम है उसको समझा रहे हैं। माइक्रो सिस्टम क्या होता है? यह बालक का सबसे निकटतम और प्रत्यक्ष वातावरण है जिसमें वह निवास करता है। इसमें परिवार, साथी, शिक्षक और पड़ोसी शामिल है। ठीक है। यहाँ बालक सामाजिक एजेंटों के साथ प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है। बालक केवल इस वातावरण से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह स्वयं भी इसे प्रभावित करता है। ठीक है। मीसो सिस्टम, यह 2 या 2 से अधिक माइक्रो सिस्टम के बीच संबंधों या कड़ियों का समूह है। ठीक है। बालक के माता पिता और शिक्षकों के बीच संबंध। ठीक है। पेरेंट टीचर मीटिंग, यदि बालक के माता पिता विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय रुचि लेते हैं तो बालक के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सूक्ष्म तंत्र में जो घटित होता है वह एक दूसरे को प्रभावित करता है। ठीक है। बाह्य तंत्र, एक्सोसिस्टम, इसमें भी सामाजिक सेटिंग शामिल है जिसमें बालक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता, लेकिन उसके विकास को प्रभावित करती हैं। माता पिता का कार्यस्थल, किसी भी अभिभावक की नौकरी छूट जाती है तो इसका आर्थिक और मानसिक तनाव बालक के पोषण और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अन्य घटक मास मीडिया, सरकारी नीतियाँ और सामाजिक कल्याण सेवाएँ। ठीक है। एक्सोसिस्टम, और इसके बाद से माइक्रो सिस्टम। ठीक है। यह सबसे व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ है जिसमें सूक्ष्म, मध्य और बाह्य तंत्र समाहित होते हैं। इसमें समाज की विचारधारा, सांस्कृतिक मूल्य, कानून और परंपराएं शामिल है। उदाहरण, भारत में लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विचारधारा बालक को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है। इससे भी ऊपर का जो लेवल है क्रोनो सिस्टम, घटक तंत्र, यह विकास के दौरान समय के आयाम को दर्शाता है, डायमेंशन ऑफ टाइम। इसमें जीवन के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं और सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां शामिल हैं। ठीक है। जैसे माता पिता का तलाक, आर्थिक मंदी, युद्ध जैसी स्थिति बालक के जीवन की दिशा बदल सकती हैं। ओके। तो ये जो है बायो इकोलॉजिकल सिस्टम जो है ब्रेफेनब्रेनर द्वारा दिया गया है, जिसमें कौन कौन से मुख्य है? माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। ठीक, ये समझ गए। आगे चलते हैं। थोड़ा सा
ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने पहले ब्रीफ में देखा था उसको और डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। जो प्रसव पूर्व अवस्था है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। यह अवस्था गर्भधान से शुरू होकर के जन्म तक चलती है, ठीक है। यह अवधि लगभग 40 सप्ताह की होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ सकता है। इसके दौरान विकास मुख्य रूप से जेनेटिक ब्लूप्रिंट अनुवांशिक खाता द्वारा निर्देशित होता है, लेकिन पर्यावरणीय कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले मातृकारक, ठीक है। गर्भाशय के भीतर का वातावरण बालक के भावी स्वास्थ्य और विकास की नींव रखता है। इसमें निम्नलिखित कारक प्रभावी हैं, ठीक है। मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, माँ की उम्र, न्यूट्रिशन, इमोशनल स्टेट विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। इन्फेक्शंस, यदि माँ में रूबेला, जेनेटियल हर्पीज या HIV जैसे संक्रमण से ग्रसित हैं तो यह नवजात में आनुवंशिक और शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकता है, ठीक है। टेरोजेंस, ये जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो आगे ऊपर हमने पढ़ा था, ये वे पर्यावरणीय कारक या एजेंट हैं जो पेरेंटल डेवलपमेंट, प्रीनेटल डेवलपमेंट, प्रसव पूर्व विकास के दौरान सामान्य विकास में विचलन पैदा कर देती हैं, ठीक है। प्रमुख टेराटोजेंस क्या हैं? टेराटोजेंस, ठीक है, ये हैं माँ द्वारा marijuana, हीरोइन, भांग, कोकेन जैसे नशीले पदार्थों का सेवन भ्रूण के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। एल्कोहल या टोबैको, ठीक है। एक्सरे और जो खतरनाक विकिरण होते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मरकरी, लेड, ऐसे जो है टॉक्सिक जो गैसेस होती हैं या फिर खाद्य पदार्थों में अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो ये समस्या पैदा कर सकती हैं। तो इनको टेराटोजेंस बोलते हैं, ठीक है। गर्भाशय के भीतर की अन्य स्थितियाँ, नरिशमेंट, पोषण कितना मिल रहा है, मल्टीपल बर्थ, अगर गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा पोषण चाहिए, ठीक है। डिलीवरी प्रोसेस नॉर्मल हो रही है कि ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं प्रसव पूर्व बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक। हम आगे चलते हैं। मनोविज्ञान और मानव विकास के अंतर्गत शैशवावस्था और टोडलरहुड, ये क्या होता है, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि है, विकास के महत्वपूर्ण मील के पत्थरों से भरी होती है, ठीक है। तो अभी ये तो हम ऊपर पढ़ रहे थे वो कॉन्सेप्शन से लेकर के और जन्म तक की बात थी। अब जन्म से लेकर के और 2 वर्ष की आयु तक की जो अवधि होती है, पैदा होने के बाद से 2 वर्ष की आयु तक की जो शैशवावस्था, टॉडलरहुड जो होता है बच्चों में, तो इसमें विकास के कई आयाम जो हैं एक एक करके क्रम में विकसित होते हैं। इन सबको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्स। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी कुछ जन्मजात उनके अंदर कुछ क्षमताएं होती हैं, ठीक है, जिनको रिफ्लेक्स बोलते हैं। वो बच्चे को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो जीन्स के द्वारा उनके अंदर पहले से ही होती हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है, ठीक है, तो ये रोना उसको किसी ने सिखाया नहीं है, ठीक है, ना ही उसका कोई कारण होता है, लेकिन वो उसके चूँकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके अंतर्गत होता है तो वो अपने जेनेटिकल ब्लूप्रिंट यानी कि जैविक खाका के अनुसार वो ऐसी क्रियाएं करता है। जैसे पैदा होते ही रोना या फिर वो दूध पीना भी बच्चा वैसे ही सीख जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें रिफ्लेक्सेस या प्रतिवर्त कही जाती हैं, ठीक है। नवजात शिशु की गतिविधियाँ रिफ्लेक्सेस द्वारा संचालित होती हैं, जो उद्दीपकों के प्रति स्वचालित और अंतर्निहित प्रक्रियाएं, ऑटोमेटिक बिल्ट इन रिस्पॉन्सेस होती हैं, ठीक है। ये आनुवांशिक रूप से निर्धारित, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, हाँ, आनुवांशिक रूप से निर्धारित उत्तरजीविता तंत्र, सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ठीक है। बच्चे को सर्वाइव करने के लिए बच्चे के अंदर कुछ रिफ्लेक्सेस या प्रतिवर्त पहले से ही मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके नाम याद रखने चाहिए, कभी कभी ये नाम से पूछा जा सकता है कि रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, ग्रास्प रिफ्लेक्स क्या होता है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है, ठीक है।
तो रूटिंग क्या होता है, जब शिशु के गाल को छुआ जाता है तो वह सिर घुमाता है और अपना मुंह खोलता है। यह सामान्यतः 3 से 6 महीने में समाप्त हो जाता है। एक छोटा बच्चा होगा 3 महीने से कम का, तो अगर उसके गाल पे टच किया जाएगा तो अपना सर इधर उधर घुमा करके और अपना मुंह खोलने लगता है। ये रिफ्लेक्स के कारण बच्चा दूध पीना सीख पाता है। ठीक है, कि उसके गाल पे कुछ टच होगा तो वो अपना मुंह खोलेगा। ठीक है। मोरो रिफ्लेक्स, तेज़ आवाज़ या अचानक झटके की प्रतिक्रिया में शिशु अपनी बाहों को बाहर की ओर फैलाता है और फिर उन्हें समेट लेता है। यह 6 से 7 महीने में लुप्त हो जाती है, यानी कि पैदा होने से 6 से 7 महीने तक ये रिफ्लेक्स रहता है। ठीक है, इसको मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। ग्रास्प रिफ्लेक्स, शिशु की हथेली पर किसी वस्तु को दबाने पर उसकी उंगलियां उसे कसकर पकड़ लेती हैं। यह 3 से 4 महीने में स्वैच्छिक पकड़ द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। 3 से 4 महीने के बाद से बच्चा खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या पकड़ना है और क्या नहीं पकड़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप उसके हथेली पर किसी वस्तु को दबाएंगे तो वो अपने आप से उसको पकड़ेगा बिना सोचे समझे। ठीक है। बेबिंस्की प्रतिवर्त, बेबिंस्की रिफ्लेक्स, पैर के तलवे को सहलाने पर पैर के अंगूठे का फैलाना और फिर मुड़ना। यह 8 से 12 महीने में समाप्त हो जाता है। ठीक है। कुछ रिफ्लेक्स जैसे पलक झपकाना, खांसना, जम्हाई लेना, ये जीवन भर बने रहते हैं। मोटर स्किल्स, ये भी 2 वर्ष की उम्र तक जो है विकसित होते हैं। जैसे जो रिफ्लेक्सेस हैं इनका भी संबंध कैसे है, शैशवावस्था से, यानी कि 0 से 2 वर्ष की उम्र तक है। इसी तरह से मोटर स्किल्स ये भी 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा सीखता है, इसलिए पियाजे ने इसको सेंसरी मोटर स्टेज ही कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें पढ़ते हैं। शैशवावस्था में मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की परिपक्वता के साथ शारीरिक कौशल का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है। ग्रास मोटर स्किल्स, इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। ठीक, क्रम विकास सिर से पैर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर प्रवृत्ति का पालन करती है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे एक पालक है तो पहले सर का विकास होगा, फिर ऐसे नीचे की तरफ विकास, शरीर का विकास का क्रम ऊपर से नीचे की तरफ होता है, सर से पैर की तरफ, और केंद्र से परिधि की तरफ। पहले केंद्र के पास की जो, ये अगर केंद्र है तो केंद्र के पास के जो अंग होंगे वो पहले विकसित होते हैं, और जो दूर के यानी कि जो हाथ और उंगलियां हैं ये बाद में विकसित होते हैं। ठीक है, तो क्रम यही रहता है। माइलस्टोन्स, 2 से 3 महीने में सर उठाना, 4 महीने में पलटना, 6 महीने में बिना सहारे के बैठना, 7 से 10 महीने में रेंगना और 1 वर्ष तक चलना, ये माइलस्टोन्स होते हैं। द्वितीय वर्ष दूसरे महीने में, 15 महीने में चढ़ना, 18 महीने में दौड़ना, 24 महीने में संतुलन बनाना तथा यानी कि 2 साल में संतुलन बनाना और कूदना बच्चा सीख जाता है। तो ये तो हो गए स्थूल गत्यात्मक कौशल। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल। अब सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या होता है, इसमें उंगलियों की निपुणता और आँख हाथ समन्वय, आई हैंड कोऑर्डिनेशन शामिल है। ठीक है। पिंसर ग्राफ्स, 9 से 12 महीने के शिशु अपनी पहली 2 उंगलियों के बीच किसी वस्तु को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये कॉन्सेप्ट जो है जीन पियाजे के जो स्टेजेस हैं उसके अंतर्गत आता है। जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की आयु सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ठीक है, 2 वर्ष के आयु में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है डेवलप हो जाता है 2 वर्ष की आयु तक। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, जैसे 1 साल का 1.5 साल का बच्चा हो, तो उसके सामने जो चीज़ रहती है तो उसको दिखता है कि ये चीज़ है। अगर उसके सामने से वो चीज़ हट जाती है तो उसे लगता है कि ये चीज़ जो है अब गायब ही हो गई है ना। फिर उसके सामने वो चीज़ आ जाती है तो उसको लगता है कि ये चीज़ जो है अब आ गई। ठीक है, उसको ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे सामने से हटी है लेकिन कहीं और पे होगी, उसको लगता है कि वो चीज़ तो गायब ही हो गई। तो जैसे बच्चों से जब ऐसे लुका छुपी खेलते हैं छोटे बच्चों से, ठीक है, जैसे किसी चीज़ के पीछे बड़ा व्यक्ति छुप जाता है, फिर वो पर्दा हटा के फिर बच्चे के सामने आता है तो बच्चे को बहुत मज़ा आता है। तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये चीज़ गायब हो जा रहा है फिर आ रहा है, गायब हो जा रहा है फिर आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए उसको वो इंजॉय करता है। ठीक है, इसी खेल को पीकाबू कहते हैं।
ठीक है। पी क बू, तो ये क्या कहते हैं कि ये खेल के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस अवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जो कि 0 से 2 वर्ष की आयु तक डेवलप हो जाता है, इसे संबंधित है, ठीक है। यह वह समझ है कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती हैं या महसूस नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। जन्म के समय शिशु में इसका अभाव होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि अगर नज़र से गायब हो गया इसका मतलब कि अब वो है ही नहीं। लगभग 8 महीने की उम्र तक बच्चा छिपाई गई वस्तु को खोजना शुरू कर देता है, जो इस क्षमता के विकास को दर्शाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। ये अगला स्टेज आ गया। 2 वर्ष तक क्या होता है, 2 वर्ष तक होता है शैशवावस्था, टॉडलरहुड, ठीक है। और उसके बाद से 2 वर्ष से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। इसको अक्सर प्री स्कूल स्टेज कहा जाता है। इस दौरान बच्चों में संज्ञानात्मक और भाषाई परिवर्तन होते हैं क्योंकि वे सामाजिक वातावरण का अन्वेषण करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें कि अर्ली चाइल्डहुड में कौन कौन सी उपलब्धियां होती हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक, वोकैबुलरी ग्रोथ, टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है, मर्जिंग ऑफ थॉट्स एंड लैंग्वेज और रूल एक्विजिशन। ये क्या क्या है देख लेते हैं। तो भाषा अर्जन ये 2 से 6 वर्ष तक डेवलप होता है। भाषा का विकास जो शिशु के पहले रोने से शुरू होता है, इस अवधि में तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। वोकैबुलरी ग्रोथ, 2 वर्ष की आयु में बच्चे के पास लगभग 272 शब्द होते हैं, जो 6 वर्ष की आयु तक लगभग 2562 शब्द तक हो जाते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच, प्रारंभिक बाल्यावस्था में यानी कि 1.5 से 2 साल के बीच 18 से 24 महीने के आसपास बच्चे टेलीग्राफिक स्पीच 2-3 शब्दों वाले सरल वाक्य का उपयोग करते हैं, ठीक है। और आगे मर्जिंग ऑफ थॉट्स एंड लैंग्वेज, ले व्योगास्की के अनुसार लगभग 2 साल की आयु में थॉट्स, चिंतन और लैंग्वेज, भाषा जो पहले अलग अलग विकसित होती थी वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। अगर अभी हम लोगों को कुछ कहा जाए कि आप कुछ सोचिए, तो हम कुछ भी सोचेंगे तो किसी ना किसी भाषा में सोचेंगे, ठीक है। बिना किसी लैंग्वेज के कोई कुछ नहीं सोच सकता। कुछ भी हम सोचेंगे तो वो तो किसी ना किसी भाषा में ही सोचेंगे, ठीक है। लेकिन जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जिनके अंदर अभी भाषा डेवलप नहीं हो चुकी होती, वो भी मन में कुछ ना कुछ तो सोचते ही होंगे, तो वो बिना भाषा के सोचते हैं। तो 2 साल में ये चीज़ जो है एक दूसरे से मिल जाती हैं, सोचना और भाषा, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिल जाती हैं 2 वर्ष की आयु में, ठीक है। रूल एक्विजिशन, 2.5 वर्ष से अधिक उम्र में बच्चे व्याकरण नियम सीखने पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। ये व्याकरण जैसे हम लोग किताब में सीखते हैं ऐसे नहीं, लेकिन जो सामान्य बोलचाल में जो व्याकरण होता है वो बच्चे अपने आप से मन के अंदर ही सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो अर्ली चाइल्डहुड में एक तो हमने पढ़ लिया लैंग्वेज एक्विजिशन ऐसे होता है, ठीक है। और उसके बाद से प्री ऑपरेशनल थॉट्स, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, ये भी किस अवस्था का लक्षण है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक की होती है, इसका लक्षण है, ठीक है। इसके अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। सीमियोटिक फंक्शन, मुख्य उपलब्धि, प्रतीकात्मक कार्य, जिसमें बच्चे गेस्चर, साइंस और वर्ड्स, इशारों के चिन्ह और शब्दों का उपयोग अनुपस्थित वस्तुओं को दर्शाने के लिए करते हैं। जब कोई चीज़ अगर उनके पास नहीं होती है और उसका अगर शब्द उनके पास नहीं है, तो वो इशारों से बताते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, या फिर हाथ से इशारा करके, या फिर अन्य दूसरे शब्दों से। उसका अगर नाम नहीं पता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी या कुछ खासियत बता करके वो बताने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं या फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इंट्यूटिव थॉट्स, 4 से 7 वर्ष के बीच इंट्यूटिव थॉट्स, सहज चिंतन का उपचरण होना शुरू होता है, जिसे बच्चे लगातार प्रश्न पूछते हैं। और 4 से 7 वर्ष के बीच ये सेम चीज़ हो गया, ठीक है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, इस अवस्था में कंजर्वेशन, संरक्षण की अवधारणा का अभाव होता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में संरक्षण, कंजर्वेशन की अवधारणा का अभाव होता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ये होता क्या है कि जैसे अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसको हम जैसे अगर हम जूस पीने के लिए दे रहे हैं, ठीक है,
तो ये अगर पतला गिलास है, ये चौड़ा गिलास है, ठीक है, इसमें इतना जूस रखा गया है और सेम जूस इसमें रखेंगे तो ज़्यादा हाइट तक दिखेगा। तो अगर इसका जूस इसके अंदर डाला गया तो उसको लगेगा कि ये जूस ज़्यादा है, ठीक है, और यही जूस इसमें डाल दिया गया तो उसको लगेगा कि ये जूस कम है, जबकि मात्रा तो बराबर है लेकिन वो दिख छोटा रहा है, ये वाला दिख छोटा रहा है तो उसको लगेगा कि यहाँ पे कम जूस है, इसमें लगेगा कि इसमें ज़्यादा जूस है उसको, ठीक है। तो जो जूस है वो उतना का उतना ही है, चाहे हम इसमें से इसमें डालें चाहे इसमें से इसमें डालें, ठीक है, किसी में भी डालें जूस तो उतना ही है। ये चीज़ उनको नहीं समझ में आती है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इनमें संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा का अभाव होता है, ठीक। इरिवर्सिबिलिटी एंड सेंट्रेशन, चिंतन इरिवर्सिबल होता है और सेंट्रेशन दिखाई देती है, ठीक है। सेंट्रेशन का क्या अर्थ होता है कि बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचता है। अगर बच्चे को कुत्ते से डर लगता है तो उसको लगेगा कि सबको कुत्ते से डर लगता है, ठीक है। अगर बच्चे को टॉफ़ी खाना अच्छा लगता है तो उसको लगेगा कि मैं जल्दी से टॉफ़ी खा लूँ, नहीं तो दूसरे जो बड़े लोग हैं वो टॉफ़ी खा लेंगे, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे टॉफ़ी खाना बहुत पसंद है तो सबको टॉफ़ी खाना पसंद होगा, ठीक। और चिंतन इरिवर्सिबल होता है, यानी कि जो चीज़ एक बार हो गई वो पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का प्रमुख विशेषता है। यह अपनी दृष्टि और दूसरों की दृष्टि के बीच अंतर न कर पाने की क्षमता है। अहं केंद्रितता के कारण बच्चे सजीवता का आरोपण करते हैं, जैसे ऐसे होता है ना कि अगर बच्चा चल रहा है और टेबल रखा है, ठीक है, टेबल से उसको चोट लग गया तो अगर हम टेबल को एक थप्पड़ मार देते हैं कि अरे तुमने इस बाबू को मार दिया, ठीक है, तो बच्चा खुश हो जाता है, ठीक है, उसको लगता है कि टेबल ने मुझे मारा, तो वो टेबल को सजीव मानता है, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट, यह स्व केंद्रितता बच्चे को दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई पैदा करती है, ठीक। अहं केंद्रितता बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड में स्व केंद्रितता की विशेषता है, जिसमें बच्चे दुनिया को केवल अपने अस्तित्व के संदर्भ में देखते हैं और यह समझ नहीं पाते कि दूसरों के दृष्टिकोण अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे का स्टेज किशोरावस्था, ये हमने पढ़ा, एक मिनट, अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा 2 से 6 साल और या 7 साल, और 7 से 11 साल का जो स्टेज है लेटर चाइल्डहुड, हो सकता है वो नीचे होगा, और यहाँ पे एडोलेसेंस 18 से 11 से 18 वर्ष का आ गया, ठीक है। तो एडोलेसेंस कब आता है? लड़कियों में 10 से 11 वर्ष में, लड़कों में 12 से 13 वर्षों में, ठीक है। अगर खान पान अच्छा हो तो इतने वर्षों में, अगर न्यूट्रिशन अच्छा ना मिले, अच्छा माहौल ना मिले तो ये डिले भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक समस्या क्या होती है? पहचान बनाम भूमिका, ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक। ये जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं उनके अंदर ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज, तो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज किसे कहा जाता है? ये पूछा गया है यूपी टेट में कई बार, ठीक है। यूपी टेट का PYQ है ये। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज कब आता है? तो ये 11 से क्या कहते हैं कि 11 वर्ष के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। संज्ञात्मक परिवर्तन, ठीक है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं उनके बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये अगला टॉपिक आ गया। इसमें देखते हैं ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, ठीक है। ये तो सेम पेज आ गया। विकास की 4 अवस्थाएं, ये भी जीन पियाजे के अंतर्गत है, तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। लेव व्यवस्थी का सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव,
ठीक है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, भाषा और चिंतन 2 वर्ष की आयु में बच्चे जो है भाषा में सीखने लगते हैं। भाषा और चिंतन एक जैसे एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन, तो माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद से ये क्रोनो सिस्टम, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब ये थोड़ा सा एरिक एरिक्सन के बारे में डिटेल में यहाँ पे है। मनोसामाजिक साइको सोशल डेवलपमेंट के 8 चरण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो पहला है उद्यमिता बनाम हीनता, ठीक है। 6 से 12 वर्ष की आयु में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। जैसे कुछ स्किल्स अगर बच्चा सीखता है 6 से 12 वर्ष की उम्र में, तो वो समाज के साथ अच्छे से समायोजन कर पाता है, नहीं तो उसको समायोजन करने में दिक्कत होती है। दूसरा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। किशोरावस्था में, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसको कोई रोल मॉडल की ज़रूरत होती है, कोई आइडियल या कोई आदर्श की ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चों से पूछा जाता है कि आप किसको अपना आदर्श मानते हो, किसको अपना रोल मॉडल मानते हो, क्या बनना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि अगर उसके अंदर ये पहले से निश्चित ना हो कि वो कैसा बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, तो गलत रास्ते पे जा सकता है और बिगड़ सकता है, ठीक है। तो अगर वो आइडेंटिटी पहचान गया कि हाँ मुझे ये बनना है, ये करना है, मुझे इनके जैसा बनना है, ये हमारे रोल मॉडल हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो कन्फ्यूजन में आ गया तो वो कोई भी गलत स्टेप उठा सकता है, ठीक। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का मॉरल डेवलपमेंट सिद्धांत, इनके अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये थोड़ी बस इनका एक आउटलाइन दिया गया है। एक मिनट। परंपरागत एरिक एरिक्सन के बारे में यहाँ पे दिया गया, अच्छे से इसको देख लेते हैं। और एक मिनट, ये अच्छा, ठीक है। एरिक एरिक्सन देख लेते हैं, उसके बाद से फिर पियाजे, कोहलबर्ग और ये लेव व्यगोस्की और बाकी के जो विचारक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर एरिक एरिक्सन का कवर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इन्होंने कुछ साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी दिए हैं। एरिक एरिक्सन ने मानव जीवन को 8 मनोसामाजिक चरणों में विभाजित किया है। प्रत्येक चरण में व्यक्ति को एक विशेष मनोसामाजिक संकट से गुजरना पड़ता है। इस संकट का सफल समाधान स्वस्थ व्यक्तित्व, हेल्दी पर्सनालिटी की ओर ले जाता है, जबकि असफलता नकारात्मक परिणाम देती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज है जन्म से 1.5 साल तक, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए इसमें संकट क्या आता है, शिशु को यह अनुभव होता है कि दुनिया सुरक्षित और विश्वसनीय है कि नहीं है। अगर जैसे 1.5 साल तक के बच्चे को अगर उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, या फिर जो निकट परिवार के जो सदस्य हैं, उसको सुरक्षित अगर महसूस कराते हैं, तो जैसे कुछ बच्चों को देखा होगा कि आप किसी अनजान जगह पे अगर ला कर रख देंगे तो वो हर चीज़ को छुएंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जानने की कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और कुछ बच्चे वहाँ पर छुपने की कोशिश करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, कहीं कोने में चिपक जाएंगे, या फिर अपने माता पिता से ही चिपके रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? इसी विश्वास बनाम अविश्वास के कारण होता है। अगर उनके माता पिता ने 1.5 वर्ष की से कम तक की आयु में उनको विश्वास दिलाया है कि हाँ ये दुनिया जो है एक अच्छी सुरक्षित जगह है, उसको हर चीज़ से बचा करके रखा है, तो उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर करता है। जहाँ पे उसको ला कर रख दिया जाता है वहाँ के आसपास की चीज़ों को देखता है, उसको जानने की कोशिश करता है, वहाँ पे उसको जिज्ञासा होती है, उसमें वो एक खोजी की भूमिका निभाता है।
लेकिन अगर वही एक बच्चा जो जिसके माता पिता का उस पर अच्छा अटेंशन नहीं रहता है, और या फिर किसी परिवार के सदस्य का अटेंशन उस पर अच्छा नहीं रहता, उसको बार बार दंड मिलता है या फिर बार बार वो असुरक्षित महसूस करता है, तो उसको किसी नई जगह पर हम ले जाएंगे तो वहाँ पे एक फियर में रहता है। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर ये जो क्या कहते हैं समस्या मैनेज हो जाती है, सकारात्मक परिणाम क्या होता है, यदि माता पिता शिशु की ज़रूरतों, भोजन, स्नेह, आराम को समय पर पूरा करते हैं तो शिशु में बेसिक ट्रस्ट, मूल विश्वास विकसित होता है, वह दुनिया को सुरक्षित और अनुकूल मानता है। ठीक है, और नकारात्मक में क्या होता है, उपेक्षा या अनियमित देखभाल, मिसट्रस्ट पैदा करता है, जिससे भविष्य में भय और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। ठीक है, तो प्रारंभिक देखभाल जो है विश्वास की नींव रखती है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ये जो है 1.5 साल से 3 वर्ष की आयु में आता है। इसमें मुख्य संकट क्या है, बच्चा स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस प्राप्त करने का प्रयास करता है, जैसे खुद चलना, खाना, कपड़े पहनना इत्यादि। ठीक है, सकारात्मक परिणाम, उचित स्वतंत्रता और समर्थन देने से स्वायत्तता और आत्मनियंत्रण विकसित होता है, बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करता है। नकारात्मक, अत्यधिक नियंत्रण या दंड से शेम, लज्जा और डाउट, संदेह उत्पन्न होता है, बच्चा अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। ठीक है, बच्चे को सुरक्षित रूप से स्वतंत्र होने दें। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है, ये 3 से 6 वर्ष यानी कि प्री स्कूली जो स्टेज होती है इसमें होता है। मुख्य संकट क्या है, बच्चा सामाजिक दुनिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, खेलता है और प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब सकारात्मक परिणाम, इनिशिएटिव यानी कि पहल विकसित होती है, बच्चा उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है और नेतृत्व की क्षमता प्राप्त करता है। और नकारात्मक, अत्यधिक आलोचना या दंड से गिल्ट, अपराध बोध पैदा होता है, बच्चा अपनी इच्छाओं को दबाने लगता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है और वो कोई इनिशिएटिव लेता है, कोई स्टेप लेता है, ठीक है, अपने मन से कुछ करने की कोशिश करता है, कोई घर पे खेल खेलता है, कुछ चीज़ों को लेकर के घर पे इधर उधर की कुछ फालतू की चीज़ों को लेकर के कुछ बनाने की कोशिश करता है, तो अगर उसको एप्रिसिएशन मिलता है, उसकी तारीफ़ की जाती है, ठीक है, तब तो वो इनिशिएटिव लेना यानी पहल विकसित करना सीखता है और नेतृत्व की क्षमता उसके अंदर विकसित होती है। अगर उसी में उसको डांट पड़ने लगे कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को लेकर क्यों बर्बाद कर रहे हो, चाहे जो भी हो, तो उसके अंदर एक अपराध बोध पैदा होता है कि मैं तो जो भी करता हूँ तो गलत ही करता हूँ, हर बात मुझे डांट ही मिलती है। तो ऐसे जो है बच्चा नेतृत्व करना या फिर खुद से कोई कदम उठाना ये आगे नहीं करता है और अपनी इच्छाओं को दबा करके आगे बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष में फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, बच्चा स्कूल में कौशल सीखता है और उत्पादक कार्य करता है। सफलता और प्रशंसा से उद्यमिता या दक्षता का विकास होता है, बच्चा मेहनत और उपलब्धि में विश्वास रखता है। और नकारात्मक परिणाम, बार बार असफलता या तुलना से इन्फीरियरिटी का जन्म होता है, बच्चे की प्रत्येक छोटी छोटी सफलताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये किशोरावस्था से संबंधित है। किशोरों में मैं कौन हूँ का उत्तर खोजता है, विभिन्न भूमिकाओं, स्टूडेंट्स, फ्रेंड, जेंडर को एकीकृत करके स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, मजबूत पहचान बनाती है। नकारात्मक परिणाम, रोल कन्फ्यूजन, भूमिका में भ्रम से भविष्य, करियर और मूल्यों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये 19 से 40 वर्ष में होता है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये 40 से 65 वर्ष। और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये 65 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो ये हालांकि इस टॉपिक से जो एरिक एरिक्सन का जो ये 8 जो स्टेज हैं, इससे यूपी टेट में मुझे लग रहा है कि कभी प्रश्न पूछा नहीं गया है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे और अन्यथा इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने भी जल्दी कर दिया इसको। हिंची दुविधा, ये कोहेलबर्ग के साथ ही इनको कवर करेंगे। और स्टेज 1 तो 1 मिनट,
3, चलिए कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसको कंप्लीट अगले वीडियो में करेंगे। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और अगले वीडियो में बाकी आगे के जो थियरिस्ट हैं उनको अच्छे से ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।